वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। गुड इवनिंग दोस्तों, प्रारंभ एकेडमी के इस नए वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने निबंध सीरीज बीपीएससी और यूपीएससी सहित अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए शुरू किया है। इस निबंध सीरीज के तहत हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस कंप्लीट की है, 1 से लेकर 4 तक, जो इसी प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल वीडियो पर अपलोड है। इसके तहत हम लोगों ने अभी तक निबंध कैसे लिखें, बेहतर भूमिका कैसे लिखें, मध्य भाग कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें और विभिन्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो भी निबंध में पूछे, जो भी सिविल सर्विस परीक्षाओं में या किसी प्रतियोगिता में निबंध पूछे जाते हैं और उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होंगे, उसकी चर्चा हमने इसी वीडियो में किया है। उसका आधार हमने यूपीएससी और बीपीएससी का जो पीवाईक्यू पूछे गए, उस पीवाईक्यू के आधार पे हमने आपको 20 से 22 सेलेक्टेड टॉपिक बताया था, जिस पे चर्चा किया था कि इस टॉपिक का आप अध्ययन करिएगा, इस टॉपिक के यदि आप कंटेंट तैयार रखते हैं तो आप किसी परीक्षा में बहुत ही बेहतर निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि आप मूर्त निबंध का भी यदि डायमेंशन और आयाम तैयार करके रखते हैं तो उसका प्रयोग आप अमूर्त निबंध में भी कर सकते हैं। चलिए, आज हम 5वां वीडियो लेकर आए हैं। चूँकि आगे 71वीं बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा है और हम बीपीएससी के ट्रेंड को जानते हैं कि हम लोग वो 3 निबंध पूछता है, प्रत्येक सेक्शन से एक एक निबंध लिखना रहता है और उसका जो 3rd सेक्शन होता है वो कहावत वाला निबंध होता है। उसमें लोकोक्ति की चर्चा की रहती है और लोकोक्ति वो बिहार की जो स्थानीय बोली है, स्थानीय भाषा है, जिसको हम लोग मैथिली, अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी या जो भी इन सब भाषा है, इस भाषा में बिहार की बोली में लोकोक्ति दिया रहता है और ट्रांसलेशन भी इंग्लिश भी उसी इंग्लिश में भी किया रहता है। उसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज से हम आगे कुछ दिनों तक इस सीरीज को लेकर आएंगे, जिसमें निबंध पाठ 3rd को कैसे बेहतर बनावें उसमें हम लोग तैयार करेंगे। आज सबसे पहला वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल एक चीज़ और स्पेशल आप लोग के लिए लाएंगे, कहावत वाले निबंध में किन किन आयामों को शामिल किया जाए तो इसका जो है आपके अंदर बेहतर निबंध लिख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रयास इस आधार पे वीडियो अपलोड करेंगे या इस आधार पे आप लोग को कंटेंट तैयार करवाएंगे कि एक वीडियो डेली हम लोग ले आएंगे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का, 68, 69 और 70 बीपीएससी का जो पीवाईक्यू हुआ है कहावत का, तो टोटल 4 या 12 कहावत है, तो हम 12 उसका वीडियो लेकर आएंगे और फिर 12 जो है अन्य टॉपिक का, टोटल 24 और कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आएंगे वो को टोटल हम आपको कम से कम 25 से 30 कहावत का शीर्षक टॉपिक हम आपको तैयार करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज हम लोग का पहला टॉपिक है जेकरा हाथ में लाठी, लाठी ओकर भांस, यानी जिसके हाथ में लाठी उसकी भांस। हम लोग कहावत भी जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भांस। इसका ये भोजपुरी अनुवाद किया गया है और इंग्लिश में भी ये वैसा ही रहता है कि JAKR, जकरा HATH, हाथ। तो इसको याद रखिएगा कि इंग्लिश भाषा में भी इसका इसी का ट्रांसलेशन होगा। निबंध में कहावत लिखने में आपको उसका मूल अर्थ और भाव पता रहना चाहिए, उसके बाद उसके पीछे का कारण, फिर उसका विभिन्न सकारात्मक नकारात्मक संदेश, आयाम, उसके साथ उदाहरण को शामिल करते हुए हम निबंध लिखते हैं कहावत वाले में। कहावत वाला निबंध को कुछ स्पेसिफाइड रूप में विशेष कैसे तैयार किया जाए इसकी चर्चा कल हम करेंगे। पहले आज हम उदाहरण के साथ एक निबंध को देखते हैं। यदि वीडियो लंबा नहीं हुआ तो आज हम एक प्रीवियस ईयर निबंध को भी इसी क्लास में तैयार करेंगे। चलिए, पहला निबंध हम लोग का है जकरा हाथ में लाठी ओकर भांस। ये निबंध का मूल अर्थ है कि जिसके हाथ में लाठी होती है, भांस उसी का समझा जाता है। गांव घर में आप लोग जाते हैं तो भांस चराने वाले मिलते हैं या कहीं पे भांस बंधी हुई है और जिसके पास लाठी होता है तो समझा जाता है कि ये भांस उसी का है। यानी ये भांस की महत्ता के साथ साथ अन्य भाव, किन भाव को समर्पित करता है, तो निबंध में आपको उसका भाव भी लिखना होता है। भाव लिखने में आपको ध्यान देना चाहिए कि शीर्षक के अनुसार, मूल अर्थ के अनुसार उसका भाव सटीक हो। ये नहीं कि अनावश्यक चीज़ें लिख देना चाहिए। ये कहता है कि जिसके हाथ में सामाजिक, आर्थिक, क्या क्या कहता है, जिसके हाथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, तकनीकी तथा मानसिक शक्ति होती है, वही व्यक्ति
संगठन, समाज, देश या क्षेत्र प्रभावशाली होता है, यानी व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। यानी जिस व्यक्ति के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, शक्ति होता है, वही व्यक्ति प्रभावशाली होता है। हाथ में लाठी पकड़े एक शक्ति का स्वरूप है कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके हकदार हैं, मेरे पास ये शक्ति है। यह शक्ति के केंद्रीकरण को प्रदर्शित करता है कि यहाँ जितने लोग हैं उन सब में से किसी के पास हाथ लाठी नहीं है, और इसलिए भैंस का मालिक कोई नहीं है। चूंकि मेरे पास लाठी है, मेरे पास केंद्रीकरण शक्ति है, इसलिए हम इसके मालिक हैं और मेरा प्रभाव इस भैंस पर है। इसलिए क्या बताता है कि व्यक्ति के प्रभावशीलता को बताता है। तो इसके पीछे का कारण भाव क्या होता है? तो व्यक्ति जो है, कारण क्या है कि व्यक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या क्या कारण है? तो इसका कारण मुख्यतः है कि व्यक्ति शक्ति की महत्ता को समझता है और अपने शक्ति को उजागर करना चाहता है। क्या कहता है कि शक्ति की महत्ता को उजागर करना चाहता है। यह निबंध और यह भावना वर्तमान समय में क्यों प्रचलित होते जा रही है? क्योंकि दिखावे की संस्कृति आ गई है और लोग अपने आप को प्रभुत्वशाली दिखाने की बात करते हैं। तो इस कहावत का मूल भाव, पीछे कारण क्या होता है, इसकी चर्चा हमने कर दिया। अब हम इसके नकारात्मक आयाम तथा प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि कहावत हमेशा व्यंग्यात्मक पक्ष में कही जाती है, इसका व्यंग स्वरूप होता है। इसलिए प्रयास करना है कि आपको निगेटिव बातें अधिक से अधिक लिखनी है और बाद में 30 से 20% आपको इसका पॉजिटिव डायमेंशन यदि संभव हो तो लिखना है। नहीं तो कहावत क्या सकारात्मक संदेश देती है उसको चर्चा अवश्य करना है। तो ध्यान देना है कि कहावत व्यंग के रूप में कही जाती है, इसलिए व्यंग्यात्मक स्वरूप में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसकी चर्चा आपको अवश्य करना है। अब पहला हम व्यक्ति समाज में देखते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, संसाधन से संपन्न होता है, अपने परिवार में, घर में, समाज में उसका प्रभुत्व होता है। जैसे आपके दादाजी यदि शुरू से ही परंपरा चलती आ रही है, यदि वो शक्तिशाली है तो आपके पिताजी शक्तिशाली हैं, तो फिर पुरुषवादी समाज है तो पुरुषवादी समाज में समाज का प्रभुत्व शुरू से रहा है, तो उसका प्रभुत्व हमेशा समाज में रहता है। और ये बताता है कि पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या होती है, खराब होती है। प्रभाव ये दर्शाता है कभी समाज में पुरुषवादी समाज हो और उसका प्रदर्शन शक्ति उसके पास केंद्रीकृत हो तो उसमें महिलाओं की स्थिति खराब होती है। हम लोग देखते हैं कि समाज में कोई भी बहुसंख्यक किस आधार पे होता है, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे यदि वो बहुसंख्यक है तो उसके पास शक्ति होती है, वो केंद्रीकरण होता है, तो वो अपने सामने जो अल्पसंख्यक होते हैं उसको दबा सकते हैं, उसके हितों, उसके अधिकारों को हनन कर सकते हैं। तो ये हम लोग व्यक्तिगत स्तर पे देखें, समाज के स्तर पे देखें कि ये चीज़ होता है। व्यक्ति में भी जिसके पास पद होता है, प्रतिष्ठा होता है, वो अपने अनुसार उस चीज़ का प्रयोग करता है। अब अगला है कि सत्ताधारी दल। राजनीति में सत्ताधारी दल द्वारा बिल पास का, अब हम लोग जानते हैं कि संसद में या केंद्र में जिस सरकार की या राज्य में जिस सरकार की जिस सत्ताधारी दल की सरकार होती है उसका बहुमत होता है, तो वो सत्ताधारी दल जो है क्या करेगा, अपने बहुमत के दम पे किसी भी प्रकार के बिल पास करवा लेगा। और अभी वर्तमान समय में जिसकी लाठी उसकी भाई संसद में चरितार्थ होते हुए देखती मिलेगी आपको। बहुत सारे बिल, बहुत सारे अधिनियम बिना किसी चर्चा के, बिना किसी पर चर्चा के, या बहुत सारे बिल ऐसे थे जिसको संसदीय समिति को भेजे जाने थे लेकिन उसको संसदीय समिति को नहीं भेजा गया और ये जो है बिना चर्चा के पास करा लिए गए। तो ये क्या दर्शाता है कि सत्ता में जिसके पास शक्ति है वही उसके पास केंद्र में प्रभावशाली है, उसकी राज्य में प्रभावशाली, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमेशा बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है छोटी पार्टियों पर दबाव बनाते हैं और देखते रहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां यदि उसके पास शक्ति है, उसके पास संसाधन है, उसके पास धन बल है, तो वो जो है छोटी पार्टी को अपने आप में तोड़ के मिला लेती है, छोटी पार्टी के विधायकों को खरीद लेती है, सांसदों को खरीद लेती है। हमेशा उसका दबाव ये होता है। विश्व के स्तर पे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका सहित जो भी पश्चिमी देश हैं, जर्मनी, यूरोप, उनका विश्व के जो अनेक संगठन हैं, विश्व के वैश्विक संस्थाओं पर उसका प्रभाव है। वो एक तरफा ट्रेड वार लगा देते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी में चीन के पास या जो भी देश है उसके पास 5 जो UP5 देश है उसके पास जो वीटो शक्ति है, वो वीटो शक्ति जिसकी लाठी उसकी भैंस की परिचर्चा करता है। हम भूमिका लिखने में भी
अर्थ अधिभावार्थ से नहीं शुरू करना चाहते हैं तो हम हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के साथ आतंकवादी घटना हम देखते हैं कि भारत बार बार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव लेके जाता है, लेकिन चीन जो है वीटो शक्ति लगा के उसको रोक देता है। तो भूमिका में आप इस बात से शुरुआत की इस घटनाक्रम से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको प्रभावशाली भूमिका बन सकती है। इस चीज को लिख के हाल फिलहाल में देखते होंगे कि इजराइल जो है हमास में गजा में व्यापक तौर पर नरसंहार कर रहा है और उसको युद्ध अपराधी ठहराने के लिए हमेशा यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाता है। लेकिन चूंकि अमेरिका जिसकी लाठी उसकी भैंस, अमेरिका का प्रभुत्व है, तो वो अपना प्रभाव डाल के हमेशा इजराइल को बचा लेता है। तो ये हम देखते हैं क्या कि इसकी जिसका प्रभाव है, जिसके पास शक्ति है, उसका प्रभाव होता है। तो ये यूएनएससी वाले उदाहरण देके आप जो है भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से बतलाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में देखते हैं कि रूस बड़ा देश है, उसके पास बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी ताकत है, बड़ी मिलिट्री पावर है, विश्व की महाशक्ति वो है। वो युद्ध में यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे रहा है। पहले 2014 में क्रीमिया के ऊपर कर दिया, फिर अभी देख रहे हैं लोनास और डोनबास क्षेत्र में कर दिया, और अभी लगातार यूक्रेन पर अपने हित के अनुसार जो है क्या कर रहा है, युद्ध और शांति के लिए वार्ता कर रहा है। तो ये क्या चीज एक तरफा है। देखिए चीन और अमेरिका दुनिया में एक तरफा ट्रेड वार करते हैं, विश्व के किसी देश के ऊपर भी ट्रेड वार कर देते हैं, क्योंकि उसके पास आर्थिक महाशक्ति है, यानी जिसके पास शक्ति है उसके पास प्रभावशीलता है। तकनीक में देखते हैं गूगल, जियो जैसी कंपनियों के मोनोपोली है। हम लोग देखते हैं जो हम लोग का भारत का जो सिम बाजार है, जिसको हम लोग टेलीकॉम सेक्टर कहते हैं, उसमें दो ही कंपनी मुख्यतः जियो और एयरटेल है। वोडाफोन आइडिया मिला के वीआई और बीएसएनएल जो है उसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है, और ये जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों का मोनोपोली है। गूगल की कंपनी का वैश्विक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और गूगल की बहुत सारी चीज़ें दुनिया में है, और इसका प्रभाव वो अपने हितों को अपनी शक्ति के अनुसार दुनिया के बहुत सारे व्यापार चीज़ों को प्रभावित करता है। हाल में इंडिगो की घटना हम लोग देख सकते हैं कि इंडिगो का भारत की जो एयरलाइंस थी उस पर लगभग 70 से 80% उसका प्रभाव था। अकेले उसका मार्केट पकड़ था इंडिगो का भारत के मार्केट कैपिटल पे, इसके क्या बोलते हैं एयरलाइन पे। इस वजह से देखिए उसके पास शक्ति थी, और हाल फिलहाल हम देख सकते हैं घटना क्या हुआ, यात्रियों को समस्या सामना करना पड़ा। उसके बाद इस बाजार में एकात्मकता कई कंपनियों का, तो इसको हम लोग आर्थिक क्षेत्र में भी देख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में बाजार में एकात्मकता कई कंपनियों का होता है, और वो कंपनियां जिस हिसाब से आती है वो अपने हिसाब से नीति बनवा लेती है, नीति निर्धारण करती है, मूल्य का निर्धारण करती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा अपने हित के लिए नीति निर्माण किया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं अभी हाल फिलहाल में। हालांकि आपको इसको लिखना नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने और पूंजीपति लोग सरकार में प्रभावशीलता बनाकर अपने हिसाब से नियम और कानून में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हम हाल फिलहाल में जानते हैं बहुत सारे आपको मुद्दे मिलेंगे, इसमें कहा जाएगा कि भारत सरकार ने बहुत सारी नीतियां अपने औद्योगिक मित्रों के लिए बदल डाले हैं। चीन का जो ऋण जाल होता है, क्योंकि चीन के पास महाशक्ति है, चीन के पास अपना आर्थिक शक्ति है, तो वो अपना ऋण जाल के रूप में उसका प्रयोग करता है, और वो शक्ति के रूप में उसका यूटिलाइज करता है। अगला हम लोग देखते थे जिस राजा के पास अधिक शक्ति होती थी, जिसके पास अधिक विशाल सेना होता था, और जिसके पास अधिक मात्रा में लाठी होती थी, शक्ति अधिकृत होता था, उसका नियंत्रण, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक होता था, और वो सम्राट, महाधिपति आदि जैसे उपाधियों से नामित होता था। तो हो सकता है कि आप इतिहास को पहले आयाम के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, चूंकि समाज में अधिक कभी कुछ लोग प्रभुत्वशाली लोगों का, बहुसंख्यक लोगों का अधिशासन होगा, तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत का पालन होगा। मत्स्य न्याय क्या कहता है कि ये रूसों के न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। मत्स्य न्याय कहता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएगा। मत्स्य मतलब तालाब, नदी, बड़ी और छोटी मछली है, तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाएगी। यदि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बात होगा, तो समाज में प्राकृतिक न्याय की जगह मत्स्य न्याय के सिद्धांत का पालन होगा। समाज में अराजकता आ सकती है, संसदीय व्यवस्था में अराजकता आ सकती है, और शासन तानाशाह हो सकता है, जैसे विश्व में कई देशों में तरह से व्यवस्था है, और वो अपने हिसाब से नियम कानून को पालन कर लेता है। उसका प्रभाव क्या होगा। अब बहुसंख्यक लोग चाहेंगे कि सारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो आपकी तरह हो जाए, उसकी तरह हो जाए, तो समाज में विविधता का क्षरण होने लगेगा, बहुलतावाद का प्रभाव हो जाएगा, और आधिपत्यवाद अपने आप में चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इससे जातीयता बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेंगे, धार्मिक उन्माद बढ़ेंगे। तो ये इनका नकारात्मक प्रभाव हुआ।
प्रशासनिक स्तर पर यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को समझ लें कि मेरे पास स्वयं बहुत बड़ी पावर शक्ति आ गई, बहुत बड़ा शक्ति आ गया, तो भ्रष्टाचार करेगा, लाल फीताशाही में संलिप्त हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हिसाब से मूल्य तय करने लगेंगे, तो बाजार में महंगाई आ जाएंगे, कालाबाजारी का बोलबाला हो जाएगा, पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि कंपनियां फिर अपने हिसाब से मार्केट का तय करेगी कि किसका उत्पादन अधिक होगा, किसका नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, वो अपने हिसाब से उत्पादन करके उसका भंडारण कर लेंगे, फिर अपने हिसाब से उसको मार्केट में देंगे, कालाबाजारी बढ़ेगी। तो ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। न्याय प्रणाली, शासन व्यवस्था में विकृति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि न्याय प्रणाली फिर क्या होगा, जिसके पास अधिकत्व है, जिसके पास बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक में है, जिसके पास शक्ति है, उसके अनुसार यदि न्याय होने लगेगा तो न्याय व्यवस्था में विकृति आ जाएगी। शासन प्रणाली यदि बहुसंख्यक लोगों के हितों के अनुसार, शक्तिशाली लोगों के हितों के खिलाफ कार्य करने लगेगी, तो जो सरकार पार्टी केंद्र में है उसके अनुसार शासन काम करेगा, तो फिर शासन व्यवस्था में विकृति आएगी। इससे क्या होगा, जन विश्वास में कमी होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, राजनीति का दुरुपयोग होने लगेगा। तो ये सारा हुआ इस निबंध का नकारात्मक डायमेंशन। अब हम देखते हैं कि कभी कभी सकारात्मक डायमेंशन, मतलब कभी कभी शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए और उसका सदुपयोग सही तरीके से होना चाहिए। जैसे शांति स्थापित करने के लिए, हिंसा रोकने के लिए, संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, जैसे कोई दुनिया में कोई बहुत सारे देश है तो उसके पास अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उसके पास शक्ति होनी चाहिए और वही उसका लाठी होना चाहिए और उसके पास अपना प्रभुत्व होना चाहिए। गलत धारणा को, प्रचार प्रसार को रोकने के, जैसे मान जाए सोशल मीडिया में हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी आम जनता का अधिकार है और आम जनता 1.4 अरब भारतीय जनता है, लेकिन सरकार यदि केंद्र में है, शक्ति में है, तो उसके पास अधिकार है कि वो आपको किसी भी एक योजना जो गलत धारणा को फैलाव कर रहा है, प्रचार कर रहा है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर उसको रोक को, उस गलत मैसेज को, उस गलत वीडियो को, गलत संदेश को, उस गलत अधिनियम को प्रसारित होने से रोक सकता है। तो उसका सकारात्मक संदेश है। उसके बाद हम देख सकते हैं शासन प्रशासन में अधिक प्रभुत्वशाली अधिकारी है, कोई प्रभुत्वशाली अधिकारी व्यक्ति है, यदि उसके पास कोई काम है, नहीं हो रहा है, जनता का कोई काम रुका हुआ है, तो वो अपने एक फोन कॉल के जरिए, वो अपने एक कार्य के जरिए उस कार्य को करवा सकता है। तो ये इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आगे हम देखते हैं कि ये कहावत हमको संदेश क्या देती है, सकारात्मक समाधान के रूप में क्या संदेश देती है। कहती है कि शक्ति का उचित संतुलन होना चाहिए, यानी नकारात्मक सकारात्मक रूप में ये संदेश देती है कि हमको क्या होना चाहिए, समाज में शक्ति का संतुलन होना चाहिए और उसका पृथक्करण हो। जैसे भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन पृथक्करण किया गया है। यदि किसी एक के पास शक्ति दे दिया जाएगा तो फिर वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी क्या हो जाएगी, बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। फिर एक दूसरे के ऊपर बात जो होता है चेक एंड बैलेंस वाली कंडीशन, उसकी जगह वो आधिपत्यवाद वाला काम करेगा। फिर शासन व्यवस्था, प्रशासन और देश, लोकतंत्र सब खतरे में पड़ जाएगा। ये क्या कहता है, समाधान संदेश देता है कि शक्ति का उचित संतुलन होना चाहिए और पृथक्करण होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के भी उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उसका भागीदारी बढ़ना चाहिए। देश में कानून का शासन हो, ना कोई किसी आधिपत्यवाद, किसी बहुसंख्यकवाद का काम नहीं होना चाहिए। कानून जो बातें कहती है, संविधान जो बातें कहती है, उसके अनुसार शासन प्रशासन होना चाहिए। अगला कहता है कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अमेरिका अपने हिसाब से ट्रेड वार कर रहा है, अपने हिसाब से WHO, UNEP अपने हिसाब से UNSC में नियम कानून बना दे रहा है। जब मन हो रहा, जैसे भी देख रहा है अमेरिका ट्रेड वार कर रहा है, वेनेजुएला का तेल टैंकर को गिरफ्तार, मतलब हाईजैक कर रहा है, जाके अफगानिस्तान में हमला कर दे रहा है, कल नाइजीरिया में कल तो उन्होंने हमला कर दिया। तो ये नियम के खिलाफ है। सब देश को अपनी संप्रभुता को रक्षा करने का अधिकार है। तो चीन की भी ये जो प्रभावशाली नीति है तो उसके खिलाफ क्या होनी चाहिए, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये वैश्विक संस्थाओं की सुधार की बात करता है कि किसी एक के साथ जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और विश्व के संस्थाओं में सुधार हो और विश्व के कई देश उसमें भागीदार होने चाहिए। और ये नहीं है कि यूएनएससी में 5 गो वीटो पावर है तो हमेशा उसी की चलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
उसके बाद समाज में हंसा वृत्ति का न्याय हो। हंसा वृत्ति का न्याय आप लोग समझते हैं, जैसे यदि दूध और पानी को मिला दिया जाता है, दूध ज़्यादा है पानी कम भी है, तो हंस जो है दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है। इस न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होता है। कोई यदि बहुसंख्यक भी है तो उसका प्रभाव न्याय प्रणाली में नहीं पड़ेगा। इसी को प्राकृतिक न्याय का भी सिद्धांत से भी हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं। न्यायपालिका को जवाबदेह होना चाहिए। और समाज कैसा होना चाहिए, कहता है कि समता मूलक समाज हो जिसमें सभी को बराबरी का हक होना चाहिए, किसी एक का अधिकार अधिपत्य नहीं होना चाहिए। यह समावेशी समाज राष्ट्र और विश्व के निर्माण का संदेश देता है। यदि विश्व का कोई देश है वह छोटा है, यदि बुरुंडी है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, अफ्रीकी देश है, यदि उसका विश्व की संस्थाओं पे, विश्व के देशों पे किसी चीज़ के हक अधिकार जितना है उतना विश्व के अन्य देशों का भी होना चाहिए। क्या वर्तमान में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये संदेश, कहावत क्या संदेश देता है? संदेश देता है सुझाव का कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है? कथा स्पष्ट है कि जेकरा हाथ में लाठी ओकरा भैंस। लोकोक्ति हमें कानून के शासन स्थापित करने की सीख देता है। ऐसे में आवश्यक है कि व्यक्ति तथा समाज आपसी भाईचारे के साथ समावेशी समाज का निर्माण तथा विश्व व्यवस्था भी सभी के लिए हितकारी हो। ये हमने निष्कर्ष लिख दिया है। अब इसमें आप जो है कुछ लोग ज़बरदस्ती का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का आयाम खोजने का प्रयास करते हैं। आपको निबंध भाषागत बनाना चाहिए। इसमें देखिए हमने उदाहरण लिया अनेक चीज़ों का, लेकिन हमने क्या किया है कि बेहतर शब्दों का, मानक शब्दावलियों का प्रयोग किया है। बहुलता, वैसे पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, हम मतलब आप मानक शब्दावलियों का प्रयोग कीजिए, बेहतर शब्द का प्रयोग कीजिए, जिससे आपका भाषा शैली भी बेहतर हो जिसमें, और निबंध लगे कि ये प्रभावशाली है। क्योंकि मूर्त निबंध में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाले डायमेंशन खोज के आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन कहावत वाले निबंध में प्रयास करना है कि ज़बरदस्ती का डायमेंशन या आयाम नहीं खोजना है। तो ये हम लोग का पहला निबंध हुआ। अब हम लोग दूसरे निबंध जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर में धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छै। वस्तुतः यह जो है एक बेसिकली जो हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब है उनका एक कथन था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। उसी स्टेटमेंट का हूबहू ये मैथिली अनुवाद किया गया है, और उसी का ये कहावत है। इसको आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में भाषागत शैली में लिखना है, ना कि ज़बरदस्ती प्रारूप में आपको इसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं खोजना है। विश्लेषण करके उदाहरण देना है। कहावत वाला निबंध लिखने में उदाहरण लिख के विश्लेषण नहीं करना है। आप विश्लेषणात्मक क्षमता जनरेट कीजिए और उसका जो है उदाहरण दीजिए। अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म हूँ आन्हर छै। अब ये कहावत का हम लोग भूमिका में हाल फिलहाल में हम लोग देख सकते हैं। भारत में जो दिल्ली में आतंकवादी घटना हुआ था, उसमें जो आतंकवादी थे वो वाइट कॉलर आतंकवादी उसको कहा गया, क्योंकि वो डॉक्टर थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, अच्छी डिग्री तालीम हासिल की थी उन लोगों ने, तो उनके पास ज्ञान बढ़िया था, उनके पास नॉलेज बहुत बढ़िया था, उन्होंने विज्ञान की शिक्षा ली थी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर धर्म के आधार पर नैतिकता, समावेशिता, चरित्र, मानव हित जैसी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने विज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रयोग किया और आतंकवाद का सहारा लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाइट कॉलर आतंकवाद की कहानी से शुरुआत किसमें कर सकते हैं? भूमिका लिखने में। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छै। हो सकता है ये निबंध आपको सीधे सीधी स्टेटमेंट बदल के जो हम बोले कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, स्टेटमेंट के रूप में निबंध में आपको लिखने के लिए अमूर्त निबंध में दे। PYQ में भले कहावत नहीं रिपीट हो, लेकिन ये आयाम रिपीट हो सकता है।
तो आप इसको लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। अल्फ्रेड नोबेल हम लोग जानते हैं, जिसके याद में हम लोग नोबेल पुरस्कार दुनिया में दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। तो उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज उसने क्यों किया था? क्योंकि उस समय औद्योगिकरण का दौर चल रहा था और पत्थर पहाड़ तोड़ने के लिए मजदूर सब जो है छेनी हथौड़ी का प्रयोग करते थे, तो उनसे उसको बहुत बड़ी मात्रा में श्रम हानि होती थी, श्रम करना पड़ता था, फिर उसको कई प्रकार की बीमारियां होती थी। तो उसके बचाव के लिए कि कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में हम पत्थर पहाड़ को तोड़ सकते हैं, तो उसके उन्होंने डायनामाइट का प्रयोग किया था मानव जीवन के कार्यों को आसान करने के लिए। लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य डायनामाइट का प्रयोग कहाँ हो रहा है? बम बनाने के लिए, घातक हथियार बनाने के लिए। तो इस आयाम को उदाहरण में लिख के हम भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। ये समझ गए? अब अगला हम लोग भावार्थ। भावार्थ क्या है? धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, वहीं विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यह कहता है कि धर्म तथा विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। तो ये हम लोग का अर्थ या भावार्थ हो गया। अब इसमें हम जबरदस्ती का डायमेंशन नहीं खोजना शुरू करेंगे, इसमें हम विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पर देखेंगे। पहले धर्म तथा विज्ञान की परिभाषा देंगे। धर्म का संबंध कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता, आंतरिक आस्था तथा चरित्र निर्माण से है। वहीं विज्ञान मानवीय जीवन को सरल तथा सहज बनाने हेतु बौद्धिकता का मतलब बुद्धि के प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इस्तेमाल करने से है। मतलब आप अपने बौद्धिक गुण का प्रयोग ऐसा कीजिए जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो और जो समाज व्यक्ति के जीवन को सरल और आसान बनावे, उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर संबंध क्या है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम लोग विश्लेषण करते हैं। विज्ञान नए नए आविष्कार से मानव जीवन को सरल बनाता है, वहीं धर्म इसे नैतिक उपयोग के लिए राह दिखाता है। इसको संबंध के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला डायमेंशन हम लोग लिखेंगे कि वैज्ञानिक खोजों, तकनीकों तथा आविष्कारों में मानव कल्याण का हित नहीं छुपा हो तो यह विनाशकारी होता है। बिना नैतिकता के विज्ञान मानव जीनत के लिए अहितकारी होगा। जैसे, अब इसका उदाहरण हम लोग प्रयोग कर देंगे। जैसे वर्तमान में जैविक हथियार है, जैसे हम लोग केमिकल का, कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग दवाइयाँ बनाने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, मानव के जीवन को फायदा पहुंचाने के लिए किसका? रसायनों का प्रयोग किया गया। लेकिन इस रसायन का प्रयोग अब लोग जैविक हथियार में, जो हम लोग का किसी बहुत प्रकार के बैक्टीरिया, बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव का इजाद मानव जीवन में एंटीबायोटिक दवाई बनाने के लिए किया गया, लेकिन उसका प्रयोग अब नकली मतलब गलत काम करने के लिए, अनैतिक कार्यों के लिए, जैविक हथियार बनाने के लिए किया जाता है। रसायनों का प्रयोग अब विभिन्न प्रकार के रसायन, जैसे हम लोग देखेंगे अमेरिका का जो रासायनिक बम था वियतनाम युद्ध में, तो उस प्रकार का उसका प्रयोग जो इजाद है औद्योगिकरण के लिए, उद्योग धंधों के लिए किया गया था, लेकिन उसका प्रयोग मानवीय नरसंहार के लिए अमेरिका ने किया वियतनाम युद्ध में। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका के पास नैतिकता नहीं था, उसके पास चरित्र नहीं था, सिर्फ उसने विज्ञान के दम पे दुनिया को, वियतनाम को बर्बाद कर दिया। परमाणु बम का आविष्कार, बम जैसे था, तो उस समय अमेरिका ने बम का आविष्कार बुद्धि के लिए किया, बुद्धिक तौर पे किया और उससे नरसंहार किया। डायनामाइट का प्रयोग बम बनाने में हो रहा है। जैसे यदि आप भूमिका में यदि आप अल्फ्रेड नोबेल जी की कहानी और डायनामाइट का प्रयोग देते हैं तो फिर यहाँ पे उसका दोहराव नहीं करना है। यदि आप वहाँ पे भावार्थ लिख के कोई स्टेटमेंट कुछ लिखना है, वो हम नीचे बता देंगे। कथन लिख के यदि भूमिका की शुरुआत करते हैं तो बीच में डायनामाइट के प्रयोग का बम संबंधी उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। आतंकवादी लोग अपने ज्ञान का प्रयोग, जैसे हम लोग जानते हैं लादेन इंजीनियर था, अभी वाइट कलर जॉब वाला आतंकवादी साहब। उसके बाद बहुत प्रकार के नए नए हथियार होते हैं, बहुत सारे वो साइबर मतलब तकनीकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग किस लिए वो करते हैं? हिंसा करने के लिए, मानव को मृत्यु करने के लिए, घटनाओं को इल्जाम देने के लिए। तो ये क्या हुआ? विज्ञान तो है, लेकिन उसके बाद धर्म आधारित नैतिकता नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, इसलिए वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
सोशल मीडिया का खोज किसने किया? तो सोशल मीडिया का खोज विज्ञान ने किया, तकनीक का उसका प्रयोग हुआ, लेकिन उसका प्रयोग धोखाधड़ी करने, बुलिंग करने, ट्रोलिंग करने के लिए क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि धर्म आधारित संस्कार नहीं है, तो इसलिए उसमें बुलिंग और ट्रोलिंग जैसे गुण आ गए। महिलाओं के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ वो गंदी गंदी बातें करेंगे, खराब बातें करेंगे। तो ये हम लोग को इस डायमेंशन का विश्लेषण करते हुए इसको लिखेंगे। वर्तमान में एआई दुनिया में सबसे ज़्यादा नया तकनीक और विज्ञान का प्रारूप है, लेकिन यदि उसमें नैतिकता नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसका प्रयोग डीप फेक के रूप में होगा, जिससे मानव का निजता का हनन होगा, महिलाओं के साथ भेदभाव होगा, उनकी निजता का उल्लंघन होगा। उससे साइबर अपराध, धोखाधड़ी बढ़ेंगे। तकनीक द्वारा साइबर अपराध, धार्मिक जातीय टिप्पणी होगा। तो ये सारा है। साथ ही साथ विज्ञान ने आविष्कार कर दिया बड़े बड़े चीज़ों का, उसके आधार पे भौतिकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। क्या हो रहा है? भौतिकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। उसके अंदर मानव के ऊपर, संस्था के ऊपर, समाज के ऊपर धर्म आधारित समावेशिता का गुण नहीं है, समावेशिता का गुण नहीं है, तो फिर पर्यावरण का क्षरण होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु आपदाएं आएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरे डायमेंशन में, वही धर्म में विज्ञान आधारित तर्कवाद, नवाचार नहीं हो तो। यदि धर्म जैसे है कि धर्म में बहुत सारी बातें अतार्किक कही गई है, गलत कहा गया है, उसमें यदि विज्ञान नहीं हो, तर्कवाद नहीं हो, नवाचार नहीं हो, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें अंधविश्वास होगा। जैसे मान लिया जाए धर्म में लिखा गया है जाति प्रथा, मान लीजिए कहीं धर्म की बातें हैं, किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में धार्मिक वाली में भेदभाव समस्या है। यदि उसमें कहा गया धर्म में किसी बात की कि ये जाति इस प्रकार की है, यह व्यक्ति है, समाज इस प्रकार का है, जैसे मुस्लिम, हिंदू में भी, ईसाई में भी देखते हैं, कैथोलिक चर्च पादरी होते हैं। उसके बाद जैसे मुस्लिम में भी शेख, सैयद, खान, पठान, बोहरा, शिया, सुन्नी, हिंदू में भी तो कई हजार जातियां पाई जाती है। तो उसको यदि धर्म में कहीं इस टाइप की बातें लिख दी गई है, पुरुष बनाम महिला की बात लिख दी गई है, तो उसमें भेदभाव होगा, चाहे वो लिंग आधारित हो, धर्म आधारित हो, जाति आधारित हो, ऊंच नीच होगा, जातीय श्रेष्ठता की भावना आ जाएगी, जातीय हिंसा होगा, धार्मिक उन्माद होगा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होगा। जैसे हम लोग जानते हैं प्राचीन समय में चूंकि धर्म में तर्कवाद नहीं था, विज्ञान नहीं था, तो समुद्री यात्रा को अशुभ माना जाता था। सती प्रथा, नरबलि प्रथा सहित बिना विज्ञान रहित कई सामाजिक बुराइयों को सही ठहराया जाता था। तो ये क्या चीज़ हुआ कि हम लोग देखते हैं कि धर्म और विज्ञान दोनों में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए, नहीं तो दोनों में एक दूसरे में विकृति आ जाती है। और वर्तमान समय में विज्ञान के बिना धर्म आधारित ढोंग बहुत बढ़ता मिल रहा है। और भारत में यदि आप धर्म के साथ साथ उसमें विज्ञान और तर्क को घुसाते हैं तो आपके खिलाफ कहीं पर भी हिंसा हो सकता है। तो ये खराब समाज की निशानी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए समानता की बात क्या है, इसको आप थोड़ा जो ऊपरी डायमेंशन है उसमें या नीचे के विश्लेषण में भी लिख सकते हैं। दोनों सत्य को खोज निकालता है। विज्ञान ब्रह्मांड की भौतिक संरचनाओं तथा वास्तविक जगत की खोज करता है, वहीं धर्म मानवीय मूल्यों, नैतिकता की सत्यता की खोज करता है। तो दोनों में ये समानता है और दोनों इसलिए एक दूसरे का पूरक है। ये हम लोग चर्चा किए ओवरऑल विश्लेषण का, और फिर निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि धर्म तथा विज्ञान एक दूसरे को पूरक है। अब देखिए ये जो हम लोग ने यहाँ पे डायमेंशन लिखा है, इतने उदाहरण देके कि नए नए आविष्कार करता है तो उसका हितकारी होगा। जैसे इतना जितना उदाहरण आप लोग दिए हैं, इसी उदाहरण और आयाम का विश्लेषण करके आप 2 से 3 पेज लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार का सती प्रथा, जैसे मान लिया जाए हम लोग और देख सकते हैं कि इतिहास में जो राष्ट्रवाद था तो समाज में बहुत सारी बुराइयां थी। तो प्राचीन समय में देश में विज्ञान और तर्कवाद का जब विकास हुआ तो समाज में कई सारी बुराइयों का अंत हुआ। चूँकि धर्म ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव किया तो वहीं विज्ञान ने उसको सशक्तिकरण दिया। तो आप बहुत सारे डायमेंशन की, इसी डायमेंशन को इलिब्रेट करके आपके पास विश्लेषण क्षमता होना चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा। अब विश्लेषण क्षमता आपके पास आएगा कैसे?
तो आपको बार बार लेखन अभ्यास करना पड़ेगा। उसके मूर्त अमूर्त रूपों को समझते हुए आपको मानक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान देना है। अब निष्कर्ष हम लोग क्या लिखेंगे, धर्म तथा विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट, कथा, शायरी हम इसमें लिख सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट, कथा, शायरी हमेशा हम पहले भी क्लास में बताए हैं कि शीर्षक के अनुसार होना चाहिए या आपने जो डायमेंशन लिखा है उसके आयाम होना चाहिए, ना कि आपका शीर्षक कुछ और हो और शायरी, स्टेटमेंट, उद्धरण कुछ और हो। जैसे रास्ते चलते दिल फेंक जो आशिक होते हैं, मजनू होते हैं, जो रास्ते चलते हुए किसी भी लड़कियों पे जिसका उससे कोई संबंध नहीं है वो उस पे तंज कसेंगे, वो उस पे शायरी मारेंगे, तो वो फिर नकारात्मक रूप हो जाता है। फिर वो लड़की ना आपको सुनेगी और फिर आपका वो शायरी बेकार चला जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से आपका संदर्भ जो होना चाहिए उसी के अनुसार आपका उद्धरण, स्टेटमेंट और शायरी होना चाहिए। अब अगला है इसमें क्या क्या है, तो पहला है देखिए, धर्म तथा विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं और प्रशाखाएं हैं तथा संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए दोनों की पूरकता आवश्यक है। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं। अगला स्टेटमेंट में धर्म विज्ञान सभ्यता को गति देता है और धर्म दिशा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जहां आप समानता की बात वाली बातें लिखिएगा उसके नीचे ये दोनों बातें लिख सकते हैं। अगला है धर्म और विज्ञान, ये शायरी है, कविता का वाक्यांश है, कविता का अंश है। धर्म और विज्ञान दो दोस्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमें उद्देश्य देता है तो विज्ञान हमें साधन देता है। अंतिम निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि विज्ञान हमारा साधनी लक्ष्य है और तो धर्म हमारा साधन होना चाहिए जिसमें नैतिकता का समावेशन अवश्य होना चाहिए। तो इस आधार पे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक पीवाईक्यू और एक कहावत दोनों को बेहतर तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। ये हम लोग का हुआ दोनों निबंध, जकरा हाथ में लाठी ओ कर भैंस, और दूसरा धर्म के बिना विज्ञान लांगर छै और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै। इसी सीरीज को हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। पहले कहावत वाले में एक प्रीवियस ईयर कहावत और एक संभावित कहावत जो आ सकता है उसको हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो हम लोग अभी सिनॉप्सिस, ये जो सिनॉप्सिस बनाए हैं इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे में हमारे टेलीग्राम चैनल प्रहारम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर ये अपलोड होगा। आप लोग जब भी टेलीग्राम खोजिएगा तो स्पेलिंग सही लिखिएगा। बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग के लेके समस्या है। प्राहारम, PRAHARAM, प्राहारम, और एकेडमी ACADEMY एकेडमी सही से सर्च कीजिएगा। और रही बात ऐसे का, तो यूट्यूब चैनल पे मेरा ये ऐसे निरंतर सीरीज आता रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसा लग रहा है। और अधिक से अधिक दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, अपने और अपने परिजनों का ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा करते रहिए और अपने लक्ष्य के अनुसार निरंतर कार्य करते रहिए। याद रखिए, जो समय को महत्व देगा भविष्य का समय उसी को महत्व देगा। इस गुड नाइट।